हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं MA इतिहास में सेमेस्टर सेकंड से पेपर नंबर सेकंड, जिसमें हम 20वीं शताब्दी का विश्व कंप्लीट करेंगे। जिसमें हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं 5th यूनिट, जिसमें हम वैश्वीकरण, उनकी तृतीय, विश्व के देश पर आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार का विकास हम इसमें कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया है? भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण का वर्णन देते हुए इसके आर्थिक, राजनैतिक और इसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक जीवन की विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है जो कि विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का प्रयास करती है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के ऐतिहासिक संकेत भारत, चीन, रोम व्यापार संबंधों, पहली सदी यूरोपीय भौगोलिक अन्वेषण अभियान एवं औपनिवेशिक विस्तार, औद्योगिक क्रांति और उसके संबद्ध प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध की घटना तथा औपनिवेशिक स्वतंत्र आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं में खोजी जा सकती है। राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र के अन्य विशिष्ट अभिकरणों की स्थापना को भी विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा माना जा सकता है। शीत युद्ध काल में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः अवरुद्ध रही। दोनों महाशक्तियां अमेरिका एवं सोवियत संघ ने संपूर्ण विश्व को दो प्रभाव क्षेत्रों में बांटकर रख दिया तथा अपनी अपनी निजी विचारधाराओं, क्रमशः पूंजीवाद एवं साम्यवाद को विश्वव्यापी विचारधारा के रूप में प्रचलित करने एवं लोगों के मन मस्तिष्क में थोपने का प्रयास किया है। गुटनिरपेक्ष देशों के छोड़कर शेष सभी विश्व राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर दो विपरीत ध्रुवों में बढ़ चुका था। इस द्विध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय समाज में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के लिए जरूरी अनुकूल एवं समायोजन का स्थापित हो पाना असंभव था। शीत युद्ध की समाप्ति सोवियत साम्यवाद एवं सोवियत संघ के विघटन के साथ ही पूरी तरह से सुनिश्चित हो गई थी। शीत युद्ध उपरांत निर्मित अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्व एक ध्रुवीय हो चुका था, जिसके अंतर्गत अमेरिकी प्रभुत्ववाद अपनी चरम अवस्था पर था। जब लोगों ने शीत युद्ध के बाद भूमंडलीकरण की तीव्र लहर को महसूस किया तो इसका मूल तात्पर्य अमेरिकरण में निहित समझा गया। खाड़ी युद्ध में अमेरिकी विजय के उपरांत भूमंडलीकरण एवं अमेरिकरण के अर्थों में निहित विभेद को स्पष्ट करना अत्यंत दुष्कर था। विश्व के अधिकांश भागों में अमेरिकी सेना एवं परमाणु अस्त्रों की मौजूदगी, अमेरिकी बहुराष्ट्र निगमों का तीसरा दुनिया की अर्थव्यवस्था पर वर्चस्व, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के निर्णय प्रक्रम पर पड़ने वाला व्यापक अमेरिकी दबाव, अमेरिकी उत्पादों की विश्व बाजार में घुसपैठ एवं उपग्रह चैनलों एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचनाओं के प्रवाह पर कायम होने वाली अमेरिकी नियंत्रण आदि ऐसे तथ्य थे जिन्हें विश्व को अमेरिकीकरण की दिशा में मोड़ दिया था। किंतु तेजी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ने शीघ्र ही अमेरिकीकरण को हाशिए पर रख दिया और वास्तविक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ता प्रदान की। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में यूरोपीय एकीकरण एवं यूरो मुद्रा का सूत्रपात, चीन का एक सैन्य आर्थिक शक्ति के रूप में उभार, जापान एवं दक्षिण पूर्वी एशिया की आर्थिक सुदृढ़ता, विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की बढ़ती सक्रियता एवं परमाणु अस्त्र क्षमता वाले देशों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी ने अमेरिकीकरण के विस्तार को नियंत्रण करने के साथ साथ भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान की। ओजोन क्षरण, हरित गृह प्रभाव, भूमंडलीय तापन, एड्स, परमाणु कचरे का निपटान,
गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण जैसी बहुआयामी समस्याओं ने भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान में भूमंडलीकरण के प्रभाव को अंतर्राष्ट्रीय समाज के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, वैज्ञानिक क्षेत्रों में स्पष्ट देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के तहत राष्ट्र राज्य ने अपनी बाह्य प्रभुसत्ता के बंधनों को काफ़ी हद तक शिथिल किया है। अब राष्ट्रीय हितों की कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय हित, विश्व शांति, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आदि को उपेक्षित करने की प्रवृत्ति में कमी आई है। वर्तमान में विभिन्न राष्ट्रों ने अपने समान राष्ट्रीय हितों को अलग अलग राष्ट्र समूहों के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है तथा इन समान हितों को विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से मुखर किया जाता है। इपेक, आसियान, हिमत क्षेत्र, दक्षिण यूरोपीय संघ, G15, G8 तथा नाम जैसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उनके विशिष्ट अभिकरण, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस सोसाइटी, ग्रीन पीस जैसे राज्यकर्ताओं ने राज्यों को अपने मानवाधिकार, सामाजिक सुरक्षा एवं पर्यावरण संबंधी नीतियों में एक रूपता लाने के लिए प्रोत्साहित किया है। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा संगठित अपराध के उन्मूलन हेतु किए जाने वाले प्रयासों में भी राज्यों को परस्पर निकट ला दिया है। आज कोई भी हिटलर जैसे तानाशाह असीमित आंतरिक प्रभुसत्ता के नाम पर अपने देश के नागरिकों के अधिकारों को नहीं कुचल सकता। ऐसा करने पर उन्हें तुरंत भूमंडलीय प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अपेक्षाकृत करने पर उसे स्वेच्छाचारी रूप से शासन चलाने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। परमाणु हथियार के सर्वव्यापी खतरे ने भी राष्ट्रीय सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के साथ संलग्न कर दिया है। कुछ विचारकों द्वारा विश्व शांति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विश्व सरकारें एवं या अंतर्राष्ट्रीय सरकारों के गठन की भी कल्पना की गई है, परंतु निकट भविष्य में इस प्रकार की कल्पना का साकार होने की संभावना अभी धूमिल है। इस प्रकार भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का राजनीतिक पहलू अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सका है। राजनीतिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत, नस्लीय धार्मिक संघर्षों, उपराष्ट्रीयवादी उभारों, अलगाववादी राजनीतिक तत्वों द्वारा निरंतर बाधित किया जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य में भूमंडलीकरण के प्रभाव को आर्थिक क्षेत्र में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से सैनिक शक्ति को आर्थिक शक्ति द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है। अब किसी देश की क्षमता का आकलन उसके पास मौजूद हथियारों का या सैनिकों की संख्या के बजाय उनके नागरिकों की समृद्धि के आधार पर किया जाने लगा है। वर्तमान में भारत, पाकिस्तान एवं चीन जैसे परमाणु बम क्षमता से लैस देशों को नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, जापान जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध देशों की तुलना में अल्प महत्व दिया जाता है। आर्थिक शक्ति के बढ़ते महत्व ने आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया है। आर्थिक उदारीकरण, मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार एवं निवेश प्रवाह, खुली प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रसार, कोटा, लाइसेंस, प्रशुल्क प्रणालियों में कटौती एवं उद्योगों एवं सेवाओं का निजीकरण उक्त प्रक्रिया के प्रमुख तत्व हैं। इन्हें विश्व के अधिकांश देशों द्वारा आत्मसात किया गया है। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त संस्थानों ने राष्ट्रों के घरेलू आर्थिक नीतियों को भूमंडलीकरण की दिशा में मोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। यूरोपीय संघ, नाफ्टा, आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठन भी विश्व को एक मुफ्त व्यापार क्षेत्र में परिवर्तित करने की कोशिश में संलग्न हैं। इस प्रकार आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने समूचे विश्व को अपने प्रभाव क्षेत्र में शामिल कर लिया है। वैज्ञानिक क्षेत्रों में भूमंडलीकरण के प्रभाव को अंतरिक्ष अन्वेषण, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना संचार तकनीक, परमाणु शोध एवं चिकित्सीय संस्थान के क्षेत्र में स्पष्ट देखा जा सकता है।
पृथ्वी से परे चंद्रमा एवं अन्य ग्रह की संपूर्ण खोज हेतु किए जा रहे प्रयासों ने विश्व के लोगों में भूमंडलीय भावना का प्रसार किया है। भले ही ऐसे खोज अभियान कुछ गिने चुने विकसित देशों द्वारा आयोजित किए जा रहे हों, जैव प्रौद्योगिकी के विकास से प्राप्त लाभों से भी संपूर्ण विश्व के देशों के हित समृद्ध हैं। जीनोम परियोजना द्वारा हाल ही में उद्घाटित रहस्यों के अनुसार संपूर्ण मानव जाति का विकास अफ्रीका की एक आदिम महिला से माना जाता है। इस मान्यता ने जाति, रंग, नस्ल आधारित राष्ट्रीय एवं महाद्वीपीय विचारधाराओं को प्रभावहीन साबित कर दिया है तथा भूमंडलीकरण की ऐतिहासिक जड़ों को मजबूती के साथ जमा दिया है। पादप जंतु, मानव क्लोनिंग, जीन अभियांत्रिकी, ऊतक संवर्धन जैसे जैव प्रौद्योगिकी संबंधी उपलब्धियां भी राष्ट्रीय सीमाओं का लांघकर भूमंडलीय सरोकार करती हैं। फैक्स, इंटरनेट, सैटेलाइट फोन, उपग्रह संचार, फाइबर ऑप्टिक्स जैसे नवीन सूचना संचार तकनीकी ने धरती को एक छोटे से गांव में बदलकर रख दिया है। कॉन्फॉर्ड जैसी सुपरसोनिक विमान कुछ ही घंटों में पृथ्वी की सैर करा देते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से पृथ्वी पर मौजूद किसी भी व्यक्ति की भौगोलिक स्थिति एवं दिशा को जाना जा सकता है। दूर संवेदी उपग्रह पृथ्वी के प्रत्येक भाग की हर समय निगरानी करने में सक्षम है। इन सभी तकनीकों ने भूमंडलीकरण के विचार को कल्पना लोक से उतारकर यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। सांस्कृतिक क्षेत्र में भूमंडलीकरण की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। टीवी, उपग्रह चैनल, फिल्म, संगीत, साहित्य के विश्वव्यापी प्रसार ने स्थानीय संस्कृति के उभार के साथ साथ एक विश्वव्यापी एकीकरण संस्कृति के विकास की दिशा में महती भूमिका निभाई है। सूचनाप्रद एवं मनोरंजक जनसंचार माध्यमों ने विभिन्न संस्कृतियों को जानने, समझने और उन्हें पारस्परिक रूप से समन्वित करने का अवसर प्रदान किया है। ओलंपिक खेल जैसे आयोजन भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं। मनोरुचि, खान-पान, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं दैनिक आचार व्यवहार के आधार पर विश्व के लोगों में मौजूद अंतरों का दायरा धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। इन नवीन प्रवृत्तियों को उपभोक्तावाद एवं बाजारीकरण द्वारा अधिक मजबूत किया गया है। इस प्रक्रिया द्वारा एक वैश्विक संस्कृति के निर्माण की संभावना को टटोला जाना लगा है। इस प्रकार भूमंडलीकरण ने विश्व समाज के सभी पहलुओं को अपने प्रजामंडल से आच्छादित कर लिया है। नस्लीय, धार्मिक संघर्ष, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, सांस्कृतिक पहचान कायम करने की उत्कंठाएं एवं परमाणु आतंक आदि ऐसे कारक हैं जो एक ओर भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में भागीदारी निभा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी एवं स्थानीय भावना को उभारने में उत्प्रेरक सिद्ध हो रहे हैं। इसी जटिलीकरण के कारण भूमंडलीकरण के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव एवं परिणामों के विषय में मौलिक का निरंतर अभाव बना हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पृष्ठभूमि देते हुए विज्ञान के क्षेत्र में हुई क्रांतिकारी परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। प्रस्तावना। पृष्ठभूमि। प्रकृति के निश्चित सिद्धांत एवं परीक्षणों से परीक्षित क्रमबद्ध ज्ञान, विस्तृत ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान के साथ एक अन्य शब्द प्रौद्योगिकी भी संयुक्त है। प्रौद्योगिकी वह विधि है जिसके माध्यम से नवीन औजारों, यंत्रों, मशीनों का निर्माण होता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उद्भव मानव के साथ ही हो गया था और तब से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनवरत प्रगति हुई है, किंतु कभी कभी इन परिवर्तनों की गति इतनी तीव्र हो जाती है कि वह अपने काल को पूर्णतः प्रभावित करता है या करती है। 18वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति भी ऐसी ही एक उदाहरण है। 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में अपूर्व प्रगति हुई है। फलतः पहले इंग्लैंड एवं फिर संपूर्ण यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। 1960 तक यह क्रांति अनवरत रूप से चलती रही।
किंतु इसके पश्चात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की परस्पर निकटता के कारण पिछली एक शताब्दी में इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। मानव का चंद्रमा पर पदार्पण, उसके मंगल, शुक्र, बृहस्पति ग्रहों के अंदर झांकने वाले यान, समुद्र के गूढ़ रहस्यों की खोज करने लगे नौटिलस, ध्वनि की गति से तेज चलने वाले सुपरसोनिक विमान, कृत्रिम उपग्रह, सुपर कंप्यूटर एवं अंग प्रत्यारोपण, क्लोन निर्माण, क्रायोनिक्स आदि उपलब्धियां पिछली शताब्दी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई क्रांतिकारी परिवर्तनों के उदाहरण हैं। विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन, पहले आते हैं जीव विज्ञान में हुए परिवर्तन। 19वीं सदी के अंत तक जीव विज्ञान के क्षेत्र में यह सिद्धांत निर्धारित किए गए थे कि सभी जीव प्रोटोप्लाज्म नामक एक जटिल रासायनिक पदार्थ एवं सूक्ष्म कोष्ठ जैसी कोशिकाओं और उनके उत्पाद से निर्मित होते हैं। साथ ही सभी वर्तमान कोशिकाएं सरल संगठन के साथ अपने पूर्वजों से जन्म लेती हैं और सभी जीव निषेचन अंडों से विकास के दौरान एक क्रमबद्ध प्रक्रम से गुजरते हैं। किंतु 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में यह सिद्ध कर दिया गया है कि सभी जीव आनुवंशिक दृष्टि से परस्पर संबंध हैं। साथ ही विभिन्न जीनों, उनकी भिन्नताएं, उत्परिवर्तन, म्यूटेशंस, विकास क्रम, पारिस्थितिकी, प्राणियों एवं मानव प्रकृति, कोशिकाओं के संरचनात्मक विवरण, ऊतक संवर्धन, कृत्रिम अनिषेचन, कृत्रिम वायरसेचन, पादप प्राणी हार्मोन्स, वायरस, जीवाणुओं की जैविक प्रकाश संश्लेषण एवं कोशिका शरीर विज्ञान आदि की प्रगति भी इसी युग में हुई, जो कि इस प्रकार है। पहले आता है विकास तथा आनुवंशिकी। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत बहुप्रचलित है, परंतु इसमें विशिष्ट सृजन सिद्धांत की अवहेलना की गई है। सन 1900 में ह्यूगो डे ब्रीज, कोरेंस एवं टेस्मैक नामक वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं। 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति हुई है। 1925 तक यह ज्ञात हो गया है कि आनुवंशिकता का भौतिक आधार गुणसूत्र हैं और व्यक्तिक जीवों के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका है। यह सिद्धांत सभी जीवों पर समान रूप से लागू पाया जाता है। इस काल में गुणसूत्रों के कुछ ऐसे विविक्त पिंड खोजे गए जो किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन पिंडों को जीन की संज्ञा दी गई है और इनके वर्गीकरण के लिए बहुत से जीवों के गुणसूत्र चित्र बनाए गए हैं। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए डी ब्रीज ने बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अचानक परिवर्तन भी संभव है। इस पीढ़ी को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की संज्ञा दी गई है। 1927 में म्यूलर ने यह सिद्ध किया था कि एक्स किरणों द्वारा यह उत्परिवर्तन कृत्रिम रूप से भी किया जा सकता है। इसके पश्चात अनेक रासायनिक भौतिक कारकों से इस प्रकार के उत्परिवर्तन किए गए, जिसके बाद आनुवंशिक क्षेत्र में आगे प्रगति हुई। 1952 में हर्ष एवं चेज ने यह सिद्ध किया कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जीन का रासायनिक आधार है। 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए आणविक प्रतिरूप का सूत्रीकरण किया, जिसके सिद्धांतों की व्याख्या की गई। 1970 में यह सिद्ध हो गया कि डीएनए गुणसूत्र में स्थिर है तथा वह किस प्रकार द्विगुणित होते हैं, निर्देश प्राप्त करता है और किस प्रकार कार्य करता है। कोशिका हार्मोन, सूक्ष्म जीव। 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के द्वारा कोशिकाओं के आंतरिक भागों, कोशिका झिल्ली, कोशिकांग झिल्ली, कोशिका द्रव आदि के बारे में नवीन तथ्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म शल्य क्रिया एवं ऊतक संवर्धन तकनीक के प्रयोग से कोशिकाओं के विकास, भूमिका एवं महत्व को समझने में सहायता मिली। इस साल में खोज की गई कि हार्मोन रसायन नियामक अकशेरुकी प्राणियों में भी पाए जाते हैं। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि तंत्र कोशिकाएं विशिष्ट हार्मोन का मोचन करती हैं। इन ज्ञान के पादप हार्मोन पर प्रयोग से कृषि, उद्यान एवं पुष्प
कृषि के क्षेत्र में अनेक नवीन प्रयोग किए गए। इसी शब्दावली में सूक्ष्म जीवों का गहन अध्ययन किया गया और उनके संवर्धन के लिए कृत्रिम रूप से तैयार संवर्धन के अनेक प्रयोग किए गए। अल्कोहल, दही, चीज़ आदि के उत्पादन में रोगाणुओं का प्रयोग पूर्व से ज्ञात था। इस काल में आनुवांशिक इंजीनियरिंग, सूक्ष्मजीवी के सम्मिलित अध्ययन से जैव प्रौद्योगिकी नामक नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जीवों का मूलभूत एकता। पिछली शताब्दी में पूर्व जैव रसायन की नवीन खोजों से यह स्पष्ट हो चुका था कि विविधता होते हुए भी सभी जीवों में एक प्रकार की मूलभूत एकता है। जैसे सभी जीवों में डीएनए नामक आनुवांशिक द्रव्य है, सभी जीवों में विटामिन होते हैं तथा सभी जीवों में श्वसन की क्रियाविधि समान होती है। प्रोटीन अणु एवं प्रोटीन रसायनों की प्रकृति के ज्ञान से हमें एंजाइम अभिक्रिया एवं प्रतिजनी प्रतिपिंड अभिक्रियाओं को समझने में सहायता मिला, जिससे परिणाम स्वरूप मानव जाति में अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में विकास संभव हो सका। नेक्स्ट आते हैं भौतिक जीवन के क्षेत्र में परिवर्तन। भौतिक जीवन के क्षेत्र में भी पिछली शताब्दी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिन्हें स्थूल रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले आता है द्रव की प्रकृति। पिछली शताब्दियों में द्रव के क्षेत्र में जिन नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ उसमें परमाणु न्यूक्लियस के प्रतिरूप का विकास, क्वांटम यांत्रिकी का विकास एवं न्यूक्लियर स्थायित्व, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता एवं विखंडन को समझने के लिए हुआ है एवं न्यूक्लियर भौतिक का विकास प्रमुख है। निम्न तापकीय ठोस अवस्था भौतिकी एवं नए मूल कणों का भी अध्ययन इसी से संबंधित है। इन शोधों के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में तीव्र प्रगति हुई है, जिन्होंने संचार उद्योग में क्रांति उत्पन्न कर दी है। इस ज्ञान से वैमानिकी क्षेत्र को भी लाभ पहुंचा है। निम्न ताप अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अत्यधिक शीत ताप पर कुछ धातुएं अतिचालकता प्रदर्शित करती हैं और उनका चुंबकीय व्यवहार असाधारण होता है। फिर आता है प्रकृति की, जो पृथ्वी है उसकी प्रकृति। पिछली शताब्दी में पृथ्वी की प्रकृति के क्षेत्र में भी जो नवीन परिवर्तन हुए थे उसमें पृथ्वी की पृष्ठभूमि, उसकी आयु, उसके आंतरिक भाग एवं वायुमंडल की विस्तृत अध्ययन महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 1957 से 1958 को अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष के रूप में माना गया है। इसमें मौसम विज्ञान की नई शाखाओं का उदय हुआ है। इस काल में शक्तिशाली दूरदृश्य यंत्रों एवं उन्नत स्पेक्ट्रमदर्शी तकनीक से पृथ्वी की प्रकृति को समझने में सहायता मिली है। आज हमें विश्व की प्रसारात्मक प्रकृति, नक्षत्रों के जन्म, मृत्यु एवं पृथ्वी से विभिन्न नक्षत्र एवं विभिन्न नक्षत्रों की परस्पर दूरी एवं सौर तंत्र के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। और अब वैज्ञानिक ऐसे प्रयास में हैं जब वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर स्थित नक्षत्रों के किसी बिंदु या केंद्र को देख सकते हैं। कृत्रिम उपग्रहों से पृथ्वी की प्रकृति एवं अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में काफ़ी सहयोग दिया है। फिर आते हैं विश्व की प्रकृति। इस काल में कतिपय नवीन तत्वों की खोज हुई है। 1895 में रुंटगेन नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरणों का आविष्कार किया, जिसके द्वारा अनेक अदृश्य वस्तुओं को देखा जा सकता है। कालांतर में इसका प्रयोग मानव एवं शरीर के विभिन्न द्रव्यों की संरचना, अणुओं के विन्यास के परीक्षण में किया जाता है। परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत 1897 में जे थॉमसन ने परमाणु के इलेक्ट्रॉन की खोज करके परमाणुओं की अविभाज्यता का सिद्धांत का खंडन किया है। 1900 में आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर विभिन्न खगोलीय पिंडों की गति, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की गति के मध्य समानता स्थापित की है, ब्रह्मांड की क्रमबद्धता निर्धारित की है। आइंस्टीन ने यह भी स्पष्ट किया है कि द्रव ऊर्जा में परस्पर परिवर्तन संभव है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इससे परमाणु में स्थित ऊर्जा के विपुल स्रोत के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त हो गया था। 1911 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के प्रतिरूप को
प्रस्तुत किया, जिसकी केंद्र में न्यूक्लियस और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। 1913 में नील बोर ने रदरफोर्ड के प्रतिरूप एवं मैक्स प्लांक के विचारों को मिलाकर परमाणु का नया प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिसमें क्वांटम भौतिकी के नए विषय का जन्म हुआ। कालांतर में नील बोर का प्रतिरूप भी गलत सिद्ध हुआ। 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के न्यूक्लियस में 2 प्रकार के कण, एक विद्युत धनात्मक प्रोटॉन और दूसरा विद्युत उदासीन प्रोटॉन की उपस्थिति का पता लगाया। 1934 में एंड्रियो फर्मी नामक वैज्ञानिक ने एक परमाणु के न्यूट्रॉन को दूसरे परमाणु के न्यूक्लियस पर बमबारी कर उसे परिवर्तित किया। इस प्रकार मानव निर्मित प्रथम तत्व प्लूटोनियम की खोज हुई, जिसके पश्चात अनेक नवीन तत्व एवं समस्थानिकों का उत्पादन हुआ। 1934 में लियो सीलॉर्ड ने श्रृंखला अभिक्रिया की अवधारणा प्रस्तुत की और 1938 में एंड्रियो फर्मी द्वारा प्रस्तुत अभिक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। 1939 में हंस बीथी ने हाइड्रोजन परमाणु का हीलियम परमाणु में रूपांतरण के प्रयोग का निर्देशन किया था। इन खोजों से यह सिद्ध हुआ है कि परमाणु वास्तविक, अविभाज्य एवं उत्परिवर्तनीय है। इसमें मानव जाति को ऊर्जा के उत्थान स्रोत का ज्ञान हुआ है। इसी प्रौद्योगिकी का विकास करके परमाणु अस्त्रों का विकास किया गया है। ऐसे प्रथम परमाणु बम का प्रथम प्रयोग द्वितीय महायुद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया था। विज्ञान के विषय में या विकास में विज्ञान के विषय में प्रौद्योगिकी के योगदान पर एक नोट लिखिए। पहले आती है प्रस्तावना। सूक्ष्म स्तर पर विवरणों को देखने के लिए कर्ला, बिपास, व्यतिकरण एवं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जैसे यंत्रों का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसी वस्तु का 1 से 2 लाख गुना तक आवर्धन प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह, नक्षत्र एवं खगोल पिंडों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली दूरबीनों और स्पेक्ट्रमदर्शी यंत्रों का प्रयोग या विकास किया गया, जिससे निष्कर्षण, पृथक्करण, विश्लेषण, मिश्रण एवं विभिन्न पदार्थों के अंतः अध्ययन का कार्य सरल हो गया है। खाद्यान्न उत्पादन एवं रक्षण के क्षेत्र में परिवर्तन। 19वीं सदी में विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन, वितरण एवं उपभोग के क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। उत्तम उपजाति के चयन, उन्नत सिंचाई विधियों एवं परिष्कृत कृषि यंत्र, उर्वरक, खाद के रूप में विशिष्ट पोषकों के द्वारा सभी प्रमुख फसलों, फलों, सब्जियों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। विभिन्न कीटनाशकों के प्रयोग से खाद्यान्नों की खेती, भंडारण में होने वाली क्षति को कम करना संभव हो सका है। इसी कारण से मुर्गा पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन में नई तकनीक, कोशिका ऊतक एवं भ्रूण संवर्धन द्वारा उसके उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि संभव हो सकी है। परिवहन में हुए परिवर्तनों से खेतों में हुए उत्पादन को दूरस्थ स्थल तक पहुंचाना संभव हो सका है। इससे उत्पादनों को अच्छे बाजार सुलभ हुए हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। शीतगृह प्रशीत वाहनों से शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को दूर दूर तक ले जाना संभव हो सका है। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन। पिछली सदी में हुए वैज्ञानिक प्रगति से मानव का जीवन अवधि, शारीरिक स्वास्थ्य एवं जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई थी और सल्फा औषधि, मलेरिया रोधी औषधियों, विभिन्न वैक्सीनों, हार्मोन, एंटीबायोटिक्स की खोज से अनेक रोगों को नियंत्रित करने में मनुष्यों को सहायता मिली है। ऊर्जा के क्षेत्र में परिवर्तन। 19वीं शताब्दी में ऊर्जा के स्रोतों के रूप में प्रधानतः पवन एवं कोयले का प्रयोग किया जाता था, किंतु पवन की गति, समय एवं दिशा मानव के नियंत्रण में नहीं थी और कोयला भंडारों की सीमा निश्चित थी, वह सर्वत्र उपलब्ध भी नहीं होती। अतः उद्योग के लिए ऊर्जा के लिए नए स्रोतों की खोज प्रारंभ हुई। फलतः विद्युत, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं प्राकृतिक गैसों का
ऊर्जा के रूप में प्रयोग संभव हुआ। इसके पश्चात ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा आदि का प्रयोग होने लगा। साथ ही अब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा, गोबर ऊर्जा आदि अन्य ऊर्जा में परिवर्तन कर उसका प्रयोग भी प्रारंभ हो चुका है। संचार एवं यातायात परिवहन पर एक निबंध लिखिए। सार्वजनिक स्थल परिवहन। 1889 में वित्ताल प्रारूप टायरों के आविष्कार ने परिवहन के पुरातन साधनों की गति में वृद्धि की। इसके पश्चात पेट्रोल, डीजल आदि से चलित आंतरिक दहन इंजनों के आविष्कार से इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है। कुछ देशों में तो यह परिवहन के मुख्य साधन बने हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हेनरी फोर्ड ने अपने कारखानों में बहिम-पट्टा यंत्र का प्रयोग किया, जिससे मोटर कार की उत्पादन दर में वृद्धि हुई। बसों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का विकास हुआ। साथ ही विशाल परिवहन ट्रकों का प्रयोग मालवाहक के रूप में किया जाने लगा है। परिवहन के साधनों में वृद्धि से सड़कों के विकास के लिए नई तकनीक अपनाई गई है और पूर्वापेक्षा अधिक चौड़ी एवं लंबी सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। 6 लेन सड़कें बनने लगी हैं। वाहनों के निर्बाध संचालन के लिए इन सड़कों के किनारे खुदरा पेट्रोल डीजल संभरण केंद्र एवं वाहनों की मरम्मत सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यातायात में वृद्धि से यातायात के नियम अस्तित्व में आए हैं। कुछ ऐसे संकेत चिन्ह अपनाए गए जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। परिवहन संसाधनों से यात्री एवं माल के परिवहन के लिए मालगाड़ी सबसे बड़ी वाहक है। रेल अब विद्युत इंजन से चल रही हैं। विद्युतों में बुलेट ट्रेन चलती हैं तो भारत में सुपरफास्ट। जल परिवहन। इस काल में जल परिवहन के क्षेत्र में भी नवीन परिवर्तन हुए हैं। नौकाओं में भाप चलित इंजन एवं भाप टरबाइन के प्रयोग से नौकाओं की गति में वृद्धि हुई है, जिससे माल और यात्रियों का द्रुत आवागमन प्रारंभ हुआ है। कालांतर में डीजल एवं विद्युत इंजन के आविष्कार से इससे तीव्र समुद्रगामी जहाज़ों का निर्माण हुआ है, जो अधिक भार एवं यात्री ले जाने में सक्षम हैं। हवाई यात्रा में वृद्धि के बाद अब ऐसे जहाज़ों का प्रयोग माल परिवहन एवं तेल टैंकरों के रूप में किया जाने लगा है। मनोरंजन, मछली पकड़ने एवं गश्त के लिए छोटे मोटर नौकाओं का आविष्कार हुआ, जिनकी गति अन्य जलगामी परिवहन साधनों में सर्वाधिक है। फिर आता है वायु परिवहन। पक्षियों के समान हवा में उड़ने की मानव की क्षमता दीर्घकाल से बनी हुई है। अंततः 20वीं शताब्दी में यह व्यवहारिक रूप से परिणत हुआ और आगामी 8 दशक बाद मानव के लिए अंतरिक्ष में प्रवेश कर चंद्रमा के धरातल पर टहलना एवं दीर्घकाल तक वहां निवास करना संभव हो गया है। यह आश्चर्यजनक उपलब्धि भौतिक विज्ञान की प्रगति, नवीन ऊर्जा स्रोतों की खोज एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संभव हो सकी है। प्रारंभिक नोदक चलित पेट्रोल ईंधन युक्त वायुयान शीघ्र ही जेट नोदित हो गए। हल्की निर्माण सामग्री का प्रयोग करके बड़े आकार के विमान बनाए गए। फलतः पहले अंतर्देशीय वायु सेवा, फिर अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा का विकास किया गया। प्रारंभ में इसका उपयोग यात्रियों, डाक एवं शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन तक सीमित था, किंतु अब धीरे धीरे इसमें भारी वस्तुओं का भी परिवहन संभव हो गया है, आरंभ हो गया है। इसका सैनिक दृष्टि से भी उपयोग किया जाने लगा है। आज ध्वनि की चाल से भी अधिक तेज चलने वाले कॉर्ड जैसे विशालकाय विमान अस्तित्व में आ चुके हैं। वायु परिवहन में बड़े विमानों के अतिरिक्त यात्रियों के वाहन एवं सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हेलीकॉप्टरों का निर्माण हुआ है। बाद में इसका प्रयोग हवाई सर्वेक्षण, कीटनाशकों के छिड़काव एवं दूरस्थ क्षेत्रों के साथ संपर्क बनाए रखने एवं प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त व्यक्तियों को राहत पहुंचाने में किया जाने लगा है।
वायु परिवहन के विकास से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी मानक नियमों एवं प्रक्रियाओं का विकास हुआ है। साथ ही वायु परिवहन के नियंत्रण, उड़ान एवं अवतरण के लिए परिष्कृत उपकरण बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है ट्रम, मेट्रो एवं रोप वे ट्रॉली। अंतरनगरीय यात्रियों के परिवहन को गतिशील एवं सुचारू बनाने के लिए पहले अश्वकक्षित एवं बाद में विद्युत चलित ट्रमों का विकास हुआ। कालांतर में यातायात की भीड़ के कारण ट्रमों का संचालन बंद कर दिया गया। अब विशाल नगरों के निकटवर्ती नगरों को परस्पर जोड़ने के लिए उपनगरीय रेलगाड़ियां, मेट्रो ट्रेन्स चलने लगी हैं। इस प्रकार निम्न तल से उच्चतम तक यात्रियों को ले जाने के लिए रोपवे ट्रॉली का निर्माण किया गया। दोपहिया वाहन 1960 के दशक में पेट्रोल चालित स्कूटर हल्के एवं सस्ते वाहन के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। वर्तमान में मोटरसाइकिलों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। इसमें इंजनों को 2 स्ट्रोक एवं 4 स्ट्रोक बनाकर इसमें होने वाले ईंधन की खपत कम कर दी गई है। इससे आज मोटरसाइकिल दोपहिया वाहनों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित वाहन बन गया है। आज गोवा भारत विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर मोटरसाइकिल का प्रयोग टैक्सी के रूप में किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रा 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत रूस के अंतरिक्ष यान स्पुतनिक ने अंतरिक्ष की कक्षा में प्रवेश किया। फिर एक अन्य ने इसके पश्चात अनेक उपग्रह, वैज्ञानिक उपकरणों एवं अनुसंधान यंत्र के साथ अंतरिक्ष की यात्रा कर भूमि पर वापस आ गए। इसके द्वारा प्राप्त असंख्य चित्र एवं अन्य जानकारियों से अंतरिक्ष के ताप, रेडियो एक्टिवता एवं अन्य विभिन्न अवस्थाओं के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मनुष्यों की अंतरिक्ष उड़ान का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 12 अप्रैल 1961 को रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन बाह्य अंतरिक्ष में जाकर वापस आने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इनके पश्चात अंतरिक्ष में यान भेजने की प्रतिस्पर्धा चल पड़ी और 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा के धरातल पर कदम रखकर वहां अनेक प्रयोग किए थे। इसके पश्चात तो काफ़ी समय तक चंद्रमा पर मनुष्य भेजने का क्रम चलता रहा। इसके पश्चात अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह एवं वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं खोजी गईं। अनेक व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से अंतरिक्ष की यात्राएं की और दीर्घकाल तक अंतरिक्ष में रहे। फिर आता है सूचना माध्यम एवं संचार व्यवस्था पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। सूचना माध्यम मनुष्यों के नवीनतम आविष्कारों ने दुनिया को अत्यंत संकुचित कर दिया है। परिवहन के द्रुतगामी साधनों ने इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर गतिशील बनाया है, किंतु संचार के साधनों ने तो मनुष्य को एक दूसरे के समक्ष रूबरू सा ही खड़ा कर दिया है। पहले छापे खाने में व्यक्तियों के विचारों की मुद्रित कर हजारों, लाखों, करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, तो फिर तार एवं टेलीफोन ने व्यक्तियों के संदेशों को कुछ ही सेकंड में हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचाने का अवसर दिया। टेलीप्रिंटर एवं टेलेक्स ने लिखित सामग्री को तुरंत दूर तक पहुंचाने को सुगम बनाया और दूरदर्शन ने व्यक्तियों को उसी क्षण हजारों किलोमीटर दूर होने पर भी साक्षात प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार संचार साधनों ने मनुष्यों के जीवन में आमूलचूल क्रांति उत्पन्न कर दी है। संचार व्यवस्था विचार, सूचना एवं अभिव्यक्तियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के माध्यम को संचार व्यवस्था कहा जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप छापेखाने, टेलीफोन, बेतार के तार, टेलीग्राफ, टेलीप्रिंटर, फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न आदि सभी साधन अन्य संचार माध्यमों के अंतर्गत आते हैं। इन माध्यमों का आविष्कार उस युग की देन है जब विश्व में व्यापक राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए। वस्तुतः राजनीतिक एवं आर्थिक साम्यवाद के साथ साथ जनसंचार माध्यमों का भी विकास हुआ।
इन जनसंचार माध्यमों के कुछ माध्यम व्यक्तिगत भी थे, जैसे टेलीफोन, ट्रांजिस्टर आदि, जबकि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि सामूहिक संचार साधन हैं। विश्व के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर इन संचार माध्यमों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इसके कारण नवीन उद्योग, नवीन व्यवसाय, नवीन कला, लोगों को प्रभावित एवं नियंत्रित करने में नवीन माध्यम विकसित हुआ। इसके माध्यम से बृहत पाठक, श्रोता एवं दर्शक वर्ग तैयार हुआ है। यह मानव इतिहास की नवीन घटना है। इन संचार माध्यमों ने मनोरंजन के नए तरीके निर्मित किए हैं। इन माध्यमों से दुनिया के लोग एक दूसरे के परस्पर अत्यंत निकट अनुभव करने लगे हैं। यहाँ हम प्रमुख जनसंचार माध्यमों की चर्चा करेंगे जो निम्नलिखित हैं। पहला आता है समाचार पत्र। समाचार पत्र जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। पिछली शताब्दी में साक्षरता के प्रसार के कारण प्रत्येक देश में समाचार पत्रों की संख्या और उनकी मुद्रित प्रतियों की संख्या में आशाजनक वृद्धि हुई है। आज समाचार पढ़ना एक शिक्षित व्यक्ति की प्रातःकालीन दिनचर्या का आवश्यक हिस्सा बन गया है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आज विश्व में 8,000 समाचार पत्र हैं, जिनकी 500 करोड़ प्रतियां प्रकाशित होती हैं और बिकती हैं। यद्यपि कम साक्षरता वाले देशों में समाचार पत्रों का वितरण कम है, किंतु फिर भी जो लोग पढ़ना नहीं जानते वे दूसरे से पढ़वाकर समाचारों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज भारत की राष्ट्रीय चेतना के उदय में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में भारत में लगभग 1600 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, जिसमें कुछ दार्शनिक, प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन हैं तथा कुछ साप्ताहिक हैं। समाचार पत्रों का अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ये समाचार पत्र विभिन्न समाचार एजेंसियों के माध्यम से समाचार प्राप्त कर पाठक तक पहुंचते हैं और मानव संसाधन एवं तकनीक की दृष्टि से वर्तमान में 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी हैं। पहली आती है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल (UPI) और एसोसिएटेड प्रेस (AP), रॉयटर्स और लास्ट है फ्रांस प्रेस। कुछ वर्ष पहले तक सोवियत संघ की सूचना एजेंसी तास भी प्रमुख थी। प्रारंभ में समाचार पत्रों का प्रारंभ जनमत के निर्माण एवं लोगों की बौद्धिक उत्सुकता को संतुष्ट करने के लिए किया गया था, किंतु धीरे धीरे समाचार पत्रों ने उद्योग का रूप धारण कर इसका उद्देश्य लाभ कमाना हो गया। पाठकों की वृद्धि के साथ समाचार पत्र विज्ञापन का प्रमुख माध्यम भी बन गए। आज अधिकांश अखबारों का 30 से 40% भाग विज्ञापनों से परिपूर्ण रहता है। अब समाचार पत्रों का लाभ उसकी बिक्री में नहीं वरन उसमें प्रकाशित विज्ञापनों में निहित है। अतः समाचार पत्रों की नीति पर विज्ञापन दाताओं के प्रभाव में वृद्धि हो रही है। पिछली पूरी शताब्दी में समाचार पत्रों के स्वामित्व के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। यद्यपि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रमुख आधार है, किंतु ये प्रवृत्तियां उनके स्वरूप को विकृत कर रही हैं। अनेक बार राज्य सरकार आंतरिक एवं बाह्य संकट के समय प्रेस के साथ जोड़ तोड़ करके ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जिससे जनमत एक विशिष्ट दिशा में चिंतन करने के लिए बाध्य हो जाता है। नेक्स्ट आता है रेडियो। जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम रेडियो भी है। ध्वनि कार्यक्रम पर आधारित यह माध्यम केवल संचार ही नहीं वरन मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है, जिससे दूसरे रूप ट्रांजिस्टर के बाद तो रेडियो घर की 4 दीवार लांघकर सर्वत्र व्याप्त हो गया है। शीघ्र ही इसकी संख्या ने समाचार पत्रों की संख्या को भी पीछे छोड़ दिया था। 1940 के दशक ने एक अनुमान के आधार पर विश्व में लगभग 1 लाख रेडियो थे। रेडियो के माध्यम से देश विदेश के समाचार, वार्ताएं, गोष्ठियां, खेलों का आँखों देखा हाल, संगीत सुने जा सकते थे। इन माध्यमों के प्रसारण का कार्य किसी बड़े रेडियो स्टेशन से होता था। अनेक देशों में एक प्रसारण केंद्र सरकारी नियंत्रण में था, जबकि कुछ देशों में इसका स्वामित्व निजी क्षेत्रों में BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका और आकाशवाणी जैसे प्रमुख प्रसारण केंद्रों में है। भारत में 1927 में प्रथम बार निजी क्षेत्र में
2 ट्रांसमीटरों से रेडियो प्रसारण का कार्य प्रारंभ हुआ था। 1930 में इसको सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो कहा जाने लगा और 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। पिछले वर्षों में टेलीविज़न के विस्तार से रेडियो के महत्व में कमी आई है, फिर भी दूरस्थ प्रदेशों में यहाँ आज भी जनसंचार एवं मनोरंजन का प्रमुख साधन बना हुआ है। सिनेमा, चलचित्र। सिनेमा या चलचित्र भी जनसंचार एवं मनोरंजन का प्रमुख साधन है। सिनेमा की प्रौद्योगिकी का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में हो चुका था। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में सिनेमा विशाल जनसमुदाय के मनोरंजन का प्रमुख साधन बन गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की D.W. गैफिथ द्वारा निर्मित मूक फिल्म वर्थ ऑफ आ नेशन प्रथम पूर्ण फिल्म थी। इसके बाद अमेरिका का हॉलीवुड नामक फिल्म निर्माण के क्षेत्र में विश्व प्रमुख नगर बन गया और आगामी 3 दशकों तक विश्व के फिल्म बाजार पर छाया रहा। 1926 में चलचित्रों में ध्वनि डाली गई। भारत में पहली फीचर फिल्म 1912 में, सावाक्य फिल्म 1931 में बनी थी। सिनेमा का आरंभ सामूहिक मनोरंजन के लिए हुआ था, किंतु कालांतर में यह विशिष्ट कला बन गई। टेलीविज़न के प्रसारण के व्यापक होने से पूरे सिनेमा मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम था। अनेक संवेदनशील निर्देशक, अभिनेता, संगीतकार, रचनात्मक प्रतिभा वाले लोग सिनेमा को मनोरंजन से उठाकर बहुत आगे ले गए। इन्होंने अपनी फिल्मों में आम आदमी के जीवन, उनकी खुशियाँ, उनकी पीड़ाओं को यथार्थ रूप से अभिव्यक्त किया। ऐसी फिल्मों ने सामाजिक प्रश्नों पर संवेदनशीलता को बढ़ाने एवं सामाजिक दोषों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिनेमा के इतिहास में अनेक प्रसिद्ध निर्देशक हुए हैं, जिनमें सीजेई आइंस्टीन, चार्ली चैपलिन, अकीरा कुरोसावा, विक्टोरिया दे सित्ता, सत्यजीत राय, इगमार बर्गमान, वेटसन, फेलिनी, अल्फ्रेड हिचकॉक आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट आता है दूरदर्शन। दूरदर्शन आधुनिक युग में संचार का सशक्त माध्यम है। दूरदर्शन शब्द दूर एवं दर्शन इन 2 शब्दों के योग से बना है। इसका अर्थ दूर की वस्तु का दर्शन। ध्वनि आधारित होने के कारण रेडियो के कार्यक्रम केवल सुने जा सकते हैं, किंतु दूरदर्शन पर कार्यक्रम सुना और देखा जा सकता है। इसका आविष्कार 1925 में इंग्लैंड के J.L. बेयर्ड ने किया था। 1930 के दशक में बहुत छोटे पैमाने पर टेलीविज़न सेवाएं प्रारंभ हुईं, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टेलीविज़न संचार एवं मनोरंजन का सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम बन गया। प्रारंभ में यह श्वेत एवं श्याम रंगों के चित्र ही दिखाता था, किंतु अब रंगीन चित्र आने से इसकी दुनिया भी रंगीन हो गई है। इसके व्यापक विस्तार से अब ब्रह्मांड या विश्व स्तर की किसी भी घटना या मानवीय प्रसार, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बैठकों एवं सम्मेलन की कार्यवाही, नागरिकों की उथल पुथल, विरोध के दर्शन, यहाँ तक कि राजनेताओं की हत्या एवं आतंकवादियों की कार्यवाहियों को करोड़ों अरबों लोगों के घरों के कमरे में बैठे बैठे देखा जा सकता है। 1980 के दशक में एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 50 करोड़ टेलीविज़न सेट मौजूद थे, जिनकी संख्या में अब तक पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है। विश्व के अनेक देशों में टेलीविज़न के प्रसारण पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण है और कुछ में यह निजी क्षेत्र में है। भारत में सर्वप्रथम 1959 में दूरदर्शन का प्रसारण किया गया, जिसके पश्चात इनकी गति धीमी रही, किंतु 1982 में भारत में आयोजित एशियाई खेलों के समय इसका तीव्र गति से विस्तार हुआ। संचार के इस सशक्त माध्यम से जनकला एवं मनोरंजन के नए रूप सामने आए, जिसमें संगीत, सीरियल, खेल कार्यक्रम सम्मिलित हैं। समाचार पत्रों की भांति टेलीविज़न माध्यम पर भी इनकी
आमदनी के प्रमुख स्रोत विज्ञापन दाताओं का प्रभावी नियंत्रण। चूँकि अधिकांश कार्यक्रम विज्ञापन दाताओं द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, अतः इन कार्यक्रमों के प्रसारण के समय, स्वरूप एवं गुणवत्ता पर विज्ञापन दाताओं का प्रभाव रहता है। इस प्रवृत्ति से इस माध्यम से व्यवसाय प्रवृत्ति बलवृत हो गई है। अनेक कार्यक्रमों को देखने से लगता है कि यह किसी व्यवसाय प्रतिष्ठानों का कार्यक्रम है। उदाहरणतः विश्व स्तर के किसी खेल के सीधे प्रसारण को देखकर लगता है कि यह किसी बड़ी व्यापारिक कंपनी के विज्ञापन का माध्यम है। पिछले वर्षों में केबल की सुविधा से अधिकांश घरों में कई टेलीविज़न केंद्रों के कार्यक्रम उपलब्ध हो गए हैं, जिसके माध्यम से विश्व के किसी भी भाग में प्रसारित टेलीविज़न कार्यक्रम को देखना भी सरल हो गया है। और इस प्रकार टेलीविज़न के माध्यम से आज हम बाहर की दुनिया से अत्यंत निकटता से जुड़ गए हैं। फिर आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम देन है। कंप्यूटर के आविष्कार का परोक्ष श्रेय फ्रांस के वैज्ञानिक वेल्स पास्कल को दिया जाता है, जिसने 1962 में जोड़बाकी के लिए एक गणना यंत्र बनाया था, जिसके पश्चात अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरमन हेरोल्थ ने कार्डों में छेद करके गणना पद्धति का विकास किया और कालांतर में यही पद्धति कंप्यूटर के रूप में विकसित हुई। आज मानव मस्तिष्क का दर्जा इसको मिल चुका है। कंप्यूटर में स्मृति और चेतन दोनों क्रियाएं होती हैं। इसके आधार पर न केवल ऐसी क्रियाएं की जा सकती हैं जो कि मानव मस्तिष्क के द्वारा ही संभव हैं, वरन उन क्रियाओं को भी स्मृति में ही सुरक्षित रखा जा सकता है और आवश्यकता के समय उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। मानव मस्तिष्क का सहयोगी है कंप्यूटर, अतः यह विज्ञान का महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, उसी प्रकार कंप्यूटर ने भी आज विश्व समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। आधुनिक काल में दूरसंचार उद्योग, व्यापार, मौसम विज्ञान आदि में कंप्यूटर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज कंप्यूटर बच्चों के मनोरंजन एवं पत्र लिखने से लेकर परमाणु विस्फोट तक के अति संवेदनशील कार्यों में प्रयुक्त हो रहा है। रोगों का पता लगाने के लिए भी कंप्यूटर अत्यंत सहयोगी है। कंप्यूटर की दृष्टि से या प्रयोग की दृष्टि से कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। वे कंप्यूटर जिनका प्रयोग अंतरिक्ष कार्यक्रमों में, विज्ञान, मौसम विज्ञान में, सैन्य प्रणाली में, रेलों के संचालन में, प्रयोगशाला में, अनुसंधान में, महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। और दूसरे प्रकार के वे कंप्यूटर जिनका प्रयोग हम बैंकों में, विश्वविद्यालय में, सरकारी कार्यालय में, छोटी प्रयोगशाला में, रेलवे, बस, वायुयान आदि के आरक्षण में किया जाता है। आजकल चित्रकला और छपाई के कार्यों में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है। इसके माध्यम से हम चित्र, ग्राफ आदि का सुंदरता से निर्माण किया जाता है और कंप्यूटर के इस व्यापक प्रयोग से मानव जीवन को काफ़ी सफलता मिली है और कंप्यूटर अनेक व्यक्तियों का कार्य अकेले ही कर लेता है। इससे बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। साथ ही कंप्यूटर ने मानव मस्तिष्क की कार्यशीलता को या कार्यकुशलता को काफ़ी प्रभावित किया है, क्योंकि एक बार प्रयोग के पश्चात शेष कार्य कंप्यूटर द्वारा ही संपादित हो जाते हैं। इंटरनेट इसी का विकास है। फिर आता है विज्ञान के विषय में जनजीवन पर क्या प्रभाव डाला है विज्ञान के विकास ने जनजीवन पर क्या प्रभाव डाला है। फिर आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर संबंध बताइए और एक दूसरे पर इसके परस्पर प्रभावों की विवेचना कीजिए। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अंतर संबंध बताइए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का आपस में परस्पर प्रभाव दर्शाइए। पहले आते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अंतर संबंध तथा एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव, एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखना है। तकनीक एवं प्रौद्योगिकी या तकनीक विज्ञान अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी शब्द का प्रायः है। तकनीकी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियाँ। तकनीकी शब्द को प्रायः मशीन एवं मशीन से संबंधित प्रत्ययों से जोड़ा जाता है, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि इसका संबंध किसी मशीन से हो। तकनीकी का तात्पर्य है तो किसी भी ऐसे प्रयोगात्मक कार्यों से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निकोस शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ होता है कला।
इसका प्रायः लैटिन भाषा का शब्द टेसेरे है, जिसका अभिप्राय बुनना या निर्माण करना होता है। अतः तात्पर्य स्वरूप कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक व्यवस्था तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी एवं तकनीकी विज्ञान है। तकनीकी से तात्पर्य है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधि। अन्य शब्दों में, जब वैज्ञानिक या क्रमबद्ध ज्ञान का व्यवहारिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है तो उसे तकनीकी कहते हैं। सामान्यतः तकनीकी शब्द को अधिकतर मशीन से जोड़ा जाता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि तकनीकी में मशीन का सदैव प्रयोग हो। इसका साधारण सा तात्पर्य किसी भी ऐसे प्रयोगात्मक कार्यों से है जिसमें वैज्ञानिक या क्रमबद्ध ज्ञान का प्रयोग किया जाए। साधारण शब्दों में तकनीकी का अर्थ शिल्पकला की क्रिया, शिल्प ज्ञान, प्रणाली, ढंग एवं विधि है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने व्यक्ति एवं समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है और वे प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला आता है घरेलू जीवन पर। विद्युत द्वारा प्रकाश, विद्युत चूल्हा, हीटर, कूलर, पानी की मोटर, फ्रिज, पंखा और अन्य घरेलू विद्युत उपकरण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन उपकरणों के प्रयोग ने जीवन शैली को पर्याप्त प्रभावित किया है। नेक्स्ट आता है मनोरंजन। आज समाज में मानव की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, अतः इनके उपयोगार्थ विज्ञान के अनेक मनोरंजन आराम के लिए अनेक वस्तुएं जैसे दूरदर्शन, रेडियो, वीडियो, चलचित्र, समाचार पत्र, हीटर, कूलर एवं रेफ्रिजरेटर आदि का प्रयोग महत्वपूर्ण है। फिर आता है उद्योग धंधे। विज्ञान के कारण ही नए नए उद्योग धंधों का जन्म मिल रहा है। विद्युत एवं परमाणु ऊर्जा से अच्छे उद्योग चल रहे हैं। विज्ञान ने विभिन्न तकनीकी यंत्र, मशीन, प्रेस आदि, प्लास्टिक, कांच की वस्तुओं का निर्माण, घड़ी, मोटर, इंजन के पार्ट्स के कारखाने एवं अन्य BHEL जैसे कारखानों को भी विकसित किया है। मानव शांति। युद्ध में मानव के विनाश की लीला दिखाई देती है। इस दिशा में हाइड्रोजन एवं परमाणु बम, अन्य आधुनिक हथियारों का निर्माण एवं प्रयोग महत्वपूर्ण विनाश का कदम है। इससे मानव शांति भी प्रभावित हुई है। चिकित्सा। विज्ञान ने मानव के भयंकर रोगों, कैंसर, टीबी एवं अन्य रोगों के लक्षणों की खोज करके उसके लिए आधुनिक उपचार विधियों का प्रयोग किया है। विज्ञान की प्रगति से अनेक रोगों की जांच हो जाती है और रोगों का पता चल जाता है। इससे उपचार में सुविधा एवं शीघ्रता हो जाती है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले यंत्र, रेडियो, समस्थानिक एवं एक्सरे, कॉस्मिक किरणें आदि विज्ञान की ही देन है। शिक्षा। शिक्षा में द्रुतगामी से परिवर्तन हो रहा है। महाविद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षणों का प्रयोग एवं माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटराइजेशन का प्रयोग, पॉलिटेक्निक शिक्षा का प्रयोग, नवीनतम शैक्षणिक साधनों के संदर्भ में शिक्षण एवं मशीन, शैक्षणिक उपकरण एवं स्लाइडर, प्रोजेक्टर महत्वपूर्ण हैं। फिर आता है कृषि। किसानों के लिए उन्नतशील बीजों के प्रयोग एवं भूमि को उपजाऊ बनाने वाले उर्वरक जैसे सुपर फास्फेट, यूरिया, पोटाश, अमोनिया, नाइट्रेट आदि हैं। विज्ञान ने फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को समाप्त करने के लिए दवाई एवं उसके छिड़काव वाली मशीनों का प्रयोग भी बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। यातायात एवं संचार। आदिकाल से मानव बैलगाड़ी से पैदल यात्रा करते थे, परंतु वर्तमान समय में स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, वायुयान आदि जैसे तेज चलने वाले साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। आज मानव चंद्रमा पर पहुंच चुका है तथा मानव एवं अन्य ग्रहों पर जाने का प्रयास कर रहा है। संचार के विकास में टेलीफोन, माइक्रोवेव, तार-बेतार, रेडियो, दूरदर्शन आदि हैं जिनका घर बैठे ही प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृति एवं सभ्यता। विज्ञान हमारी संस्कृति को सुरक्षित एवं आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध हो रही है। विज्ञान ने हमारे सोचने, विचारने, रहने सहने, खाने पीने, सामाजिक राजनीतिक समस्याओं से स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाया है।
जीवन के नए नए आविष्कार हमारी संस्कृति एवं सभ्यता में परिवर्तन एवं विकास करते हैं। इसके साथ आज की यूनिट हमारी कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।